नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की कि उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो एक ऐसा एटम बम फोड़ने वाले हैं, उसके बाद चुनाव आयोग कहीं नज़र नहीं आया। तो जो वो तथाकथित एटम बम है, कल उन्होंने फोड़ दिया है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 1 घंटे 12 मिनट का, और उसमें उन्होंने उदाहरण एक दिया बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का कि वहाँ पर कांग्रेस 32,000 वोटों से हार गई, बीजेपी को वो सीट पर जीत मिली थी। वहाँ पर 8 विधानसभा है, लेकिन जिसमें 7 विधानसभा का वोट जोड़ें तो कांग्रेस 82,000 वोटों से आगे थी। लेकिन एक विधानसभा महादेवपुरा है जहाँ बीजेपी ने 1 लाख से ज़्यादा वोटों की लीड ली और कुल मिलाकर 32,000 वोटों से बीजेपी की जीत हुई। अब कांग्रेस का कहना है कि उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल एक लेते हुए, केस स्टडी लेते हुए उसकी पूरी जांच की। महादेवपुरा जो विधानसभा है जहां 6,50,000 से ज़्यादा मतदाता थे, कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने जांच में पाया कि लगभग 1,250,000 जो वोटर हैं वो उनके हिसाब से वोटर वो सही नहीं है। वोट चोरी का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वो कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि 5 तरह से ये वोट चोरी का मामला हुआ है। उसमें जो इनवैलिड एड्रेस हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, या एक ही पते पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल दिया था कि 1 बेडरूम के घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं या कहीं उससे भी ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा ये 1 लाख जो वोटर, फर्जी वोटर, ये उनकी वोट चोरी हो रही है और इस वजह से बीजेपी ने चुनाव किसी तरह से जीता है। राहुल गांधी का कहना है, उसी में आरोप लगाया है कि 25 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी 30,000 या उससे भी कम के मार्जिन से जीती है, और ये जो 25 सीटें हैं उसकी वजह से ही आज प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो पूरा ये आरोप लगा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का भी जवाब आया है कि राहुल जो ये बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो शपथ पत्र पर देने के लिए इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर वो शपथ पत्र के तहत अगर इस पूरे उसको कंप्लेन को अपना वो दाखिल करेंगे तो वो लायबल होंगे कि अगर उसमें कोई गलती निकलती है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है। जब ये सवाल राहुल से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही मेरा वोट समझा जाए। आज बेंगलोर में भी उन्होंने वही बात दोहराई है वोट चोरी का। कल जो इंडिया गठबंधन के साथ जो नेताओं की बैठक हुई थी, राहुल गांधी ने भी वहां पर वो प्रेजेंटेशन दिया। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ शादाब जी हैं, सुमित सर हैं और संजय सर हैं। शादाब जी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको, उनके दावे को मिसलीडिंग बताया है और उन्होंने उनको चुनौती दी है कि अगर आपको लगता है आपका दावा सही है तो आप शपथ पत्र दाखिल करें, हम फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज आपने बड़ा लंबा लंबा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं सुन रहा था और सारी बातें आपने कह दी जो राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन देखिए, राहुल गांधी का आज एक प्रदर्शन हुआ है बेंगलुरु में। आपने देखा होगा कि वहाँ पे कर्नाटक के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने आरोपों को दोहराया है। देखिए देखिए जो मुझे आपने मेरी राय पूछी, तो देखिए मुझे जो इसमें जो राहुल गांधी ने कहा उसमें मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दे रहा है। ये क्यों, देखिए आजकल तो आज पेपरलेस की बात होती है, सारे ऑफिसेस पेपरलेस किए जा रहे हैं। तो इतना इतना हज़ारों के का पेज पकड़ा देना और ऐसा डेटा, ऐसा पेपर देना जिसको आप मशीन से भी रीड ना कर पाएँ, वो अब मौजूदा टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा असंगत बात है। देखिए, अब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, अभी मैं उसको गलत या सही नहीं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने में क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन को? उनको देना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो जो राहुल गांधी के जो आरोप हैं उसमें एक चीज़ मुझे ये जो नज़र आई कि भाई उन्होंने कहा कि बहुत से जो वोटर हैं उनका जो एड्रेस है मकान नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, उन्होंने दिखाया भी वो स्क्रीन पे वो। तो अब सवाल ये है कि ऐसा एड्रेस कैसे हो गया और वो क्या किसी ने वेरीफाई नहीं किया? भाई हम लोग भी तो वोटर लिस्ट में हमारा भी नाम है। आज आप जाइए तो आप लोगों के नाम कट जा रहे हैं वोटर लिस्ट में। आप वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट लाइए, अभी आपने SIR की प्रक्रिया देखी कि क्या कैसे किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये कैसे हो गया कि भाई हाउस नंबर 0, ये तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी ये तर्कसंगत बात नहीं है। देखिए, जो एक उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक ही कमरे में कई लोग हैं, 80 लोग हैं, 46 लोग हैं। इसमें चलिए एक माना जा सकता है कि हो सकता है कि लोग आते जाते रहते हों, हो सकता है कि लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्ट चेक होना चाहिए इसका। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये नहीं कह सकता है कि भाई राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो मिसलीडिंग है। भाई आप उसका जवाब दीजिए ना। भाई उन्होंने 5 पॉइंट उठाए कि भाई ये 5 पॉइंट है और ये इस तरीके से गड़बड़ हो रहा है।
तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि वो उसका प्रॉपर एक रिस्पॉन्स करता, उनके सारे आरोपों को उसको इलेक्शन कमीशन बोलता कि हम जांच कराएंगे, और जांच के बाद जब उसको लगता कि हाँ भाई राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो उसको वो कहता। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाए, उन्होंने तो सबूत भी पेश किए, राहुल गांधी ने तो सबूत भी पेश किए ना, वो तो उन्होंने ऑन स्क्रीन दिखाया, ऐसा थोड़ी है कि इसी के अधिकारी नहीं देख रहे होंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे। तो मेरा निजी विचार है कि इलेक्शन कमीशन को जो है बिना जांच कराए और ये कह देना कि ये सारे आरोप, मतलब उसको गलत कह देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत बात नहीं है। देखिए उन्होंने राहुल गांधी एक थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम आपसे और लूँगा। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो है डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं, कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, एक ही वोटर के नाम कई जगहों पे हैं। ये भी कैसे हो सकता है कि भाई एक ही जगहों के नाम कई एक ही वोटर्स के नाम कई एड्रेस पे हैं। ये उन्होंने शो किया, दिखाया। तो सवाल ये है कि भाई कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना भाई, इलेक्शन कमीशन का कोई, हम करें कि लोकली लेवल का कोई ऑफिसर है, और 1 लाख से ज़्यादा वोट एक जगह पे मतलब इस तरह से जो उनके 5 आरोप हैं उन्होंने उसको दिखाया। तो मुझे लगता है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, और बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए आरोपों को खारिज कर देना तर्कसंगत नहीं है। और डिजिटल वोटर लिस्ट देने में कोई, मुझे लगता है कि इतराज़ नहीं होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, आज तो सरकार कहती है कि आप डिजिटल करिए सब कुछ। आज आप देखिए संसद पेपरलेस हो रही है, सारे गवर्नमेंट का ऑफिस पेपरलेस हो रहे हैं, तो आप क्यों पेपर का पुलिंदा पकड़ा रहे हैं किसी को? ये इलेक्शन कमीशन को ज़रूर देखना चाहिए। सुमित सर, राहुल गांधी के आरोप हैं, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे आदित्य श्रीवास्तव का भी नाम लिया था। जब आप उनका जो एपिक नंबर है, वोटर वेबसाइट जो है उस पर आप सर्च करेंगे तो सिर्फ एक दिखाता, महादेवपुरा के एक 458 नंबर पार्ट नंबर में वो दर्ज है। लेकिन कांग्रेस ने जो डिटेलिंग दी है कि इस, जैसे लखनऊ ईस्ट की विधानसभा में उनका जो नाम है जिस नंबर पे, या जो मुंबई सबअर्बन की जोगेश्वरी विधानसभा में है, या महादेवपुरा के ही पार्ट नंबर 459 में भी उनका नाम, जब वो पूरी ड्राफ्ट रोल आप जो है डाउनलोड करेंगे तो वो आदित्य श्रीवास्तव के नाम जगह जगह मिलते हैं। 4 जगह मिलते हैं वो नाम। एक आरोप उनका डुप्लीकेट वोटर वाला, जिसमें उन्होंने कहा एक बड़ी संख्या है वहाँ पर। तो ये, और लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आप शपथ पत्र पे लिख के दीजिए, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपके दावे सही नहीं पाए गए तो आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। क्या आपको लग रहा है आने वाले समय, आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग ही खुद मुद्दा होने वाला है? चुनाव आयोग तो पहले से मुद्दा है। राहुल गांधी का एटम बम था या नहीं था, पहले मैं उस पर अपनी राय बताना चाहता हूँ, फिर इस स्पेसिफिक सवाल पे आऊँगा। मेरा अपना मानना है कि बड़ी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी ने बड़े सारा डेटा निकाल के ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। और वो कई मुद्दे जो उठाए, उन्होंने 5 तरीके बताए चोरी करने के, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, आप बोल चुके हैं सब कुछ। पर उनमें से 1-2 तरीकों पे तो सवाल खड़े होते हैं, दिखाई देते हैं। एक तो ये आदित्य श्रीवास्तव वाला एग्जाम्पल ही सामने है। पर मेरा ये कहना है कि यही राहुल गांधी ने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ईवीएम पे निशाना लगाना शुरू किया। आज वो ईवीएम से हटकर आपके वोटर लिस्ट पे आ गए हैं, इलेक्टोरल रोल्स पे आ गए हैं। तो ईवीएम का मुद्दा कहाँ चला गया? अब आप कोई उनके पक्ष में ये कह सकता है कि भाई ईवीएम पे जो लड़ाई लड़ी तो वीवीपैट का सिस्टम लागू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वीवीपैट में केवल 5 पर्ची क्यों मिलेगी, हमको तो सारी की सारी चाहिए, सबका निकलना चाहिए ताकि सबका मिलान कर सकें। तो वो हमेशा चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े करते रहे हैं, उस प्रक्रिया में एक नई लड़ाई वो लेकर आए हैं। तो पहला सवाल तो यही कि क्या वो ईवीएम को हम मान लें कि ईवीएम जेन्युइन है अब? क्योंकि कल जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि वापस बैलेट पेपर पे जाएं तब आप संतुष्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब वोटर लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज़ है तो चाहे वो बैलेट पेपर हो चाहे वो ईवीएम हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चुनाव तो एक ही पक्ष में होना है। तो इसका मतलब उन्होंने ईवीएम की लड़ाई अब छोड़ दिया, वो बैलेट पेपर और इलेक्टोरल रोल की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने इलेक्टोरल रोल को लेकर जो बातें कहीं, जो सबूत दिखाए, जैसे उन्होंने एक महिला की फ़ोटो दिखाई, शकुन रानी नाम था उनका, उनकी 2 फोटो दिखाई, एक में जूम इन एक में जूम आउट है, और दोनों का एड्रेस अलग अलग है, और ये दिखाने की कोशिश की कि भाई ये 2 अलग अलग व्यक्तियों के 2 अलग अलग नंबर है। ऐसा मैंने खुद ने देखा है, मैं किसी और को नहीं जाता हूँ, कि ऐसा मैंने खुद ने देखा है। जब आप वोट डालने जाइए, सामने जो एजेंट्स के पास जो लिस्ट होती है उसमें अगर आप नाम ढूंढने की कोशिश करिए, अपना ही नाम जब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कई सारी तस्वीरें साफ नहीं दिखाई देती हैं, बहुत डार्क होती हैं, बहुत सफ़ेद होती हैं, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो चेहरे का क्लैरिटी नहीं होती है। पर अगर ये वाकई में ऐसा सिस्टम है और ये ऐसा हो रहा है,
तो ये जांच का विषय, जैसा कि शादाब बोल रहे थे, क्लैरिटी आनी चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगे कि भाई चुनाव निष्पक्ष नहीं करा रहे हैं। तीसरी चीज़, एक एड्रेस पे 80 लोग मिल रहे हैं। इंडिया टुडे ने पता किया और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी नेता का घर है। उनका रिपोर्टर गया, वहाँ पता लगा। मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, मैंने अभी बात करते करते इस पर देखा सोशल मीडिया पे। एक पते पे 80 लोग कैसे हो सकते हैं? ये चुनाव आयोग को, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप कोई सिस्टम में की इन करते हैं चीज़ें, ऐसे बहुत से ऐप्स आ गए, ऐसे बहुत सी चीज़ें आ गई कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार लिखते हैं तो वो आपको अलर्ट भी देता है। जैसे अगर आप अपने चेक बुक पे कई सारे ज़ीरो लिख दें तो वो मतलब अगर जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो अपने आप पता लगेगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं, आप कहाँ से लिख रहे हैं तो कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे या कैसे आप लेना चाहेंगे? तो ऐसी कोई सिस्टम होने चाहिए कि जब कोई ऐसे कीन कर रहा है, जो भी एजेंट्स जा रहे हैं जिसमें माँ बाप के नाम पर DXY लिख दे रहा है, एड्रेस के नाम पे 0 लिख दे रहा है, एक ही एड्रेस पे 80 लोग मिल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली जब हम इतने एडवांस स्टेज में आ गए तो ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना कि इसको आसानी से सिस्टम के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, जो कि चुनाव आयोग को कर लेना चाहिए और ऐसी गलती को मानने में गुरेज नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि चुनाव आयोग के ऊपर निशाना खड़ा करके राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी के लिए कहा कि जो आपने की कि एफिडेविट दीजिए, आप अपना बयान दीजिए लिखित तौर पे, तब हम करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा अपना मानना है। उसकी वजह साफ है, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा पब्लिक डोमेन में कहा, 1 घंटे कितने मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 घंटे 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हज़ारों लाखों लोगों ने देखा। कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस यूट्यूब लिंक पे कम से कम 30,000 40,000 लोग देख रहे थे। अब तक तो 24 चैनल लाइव कर रहे थे, अब तक तो सारी दुनिया ने देख लिया होगा। तो अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं और राहुल गांधी ने सूली पे अपनी गर्दन रख दी है, तो कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। चुनाव आयोग करने की जरूरत नहीं है, कोई तीसरा आदमी भी करा सकता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की छवि खराब की, उनके पास कोई सबूत नहीं था, वो गलत बयानी कर रहे थे और उनके खिलाफ मुकदमा कर दे। कोई भी कर सकता है, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी भी थाने में जाके उन पर मुकदमा कर सकता है। पर 24 घंटे बीत गए, अभी तक तो मुकदमा हुआ नहीं कोई। तो एफिडेविट देकर राहुल गांधी साबित करें, ये चुनाव आयोग का मुझे लगता नहीं कि काम है। चुनाव आयोग चाहे तो मुकदमा खुद करा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो जांच करा ले, पर यह होना जाना कुछ नहीं है। इसको पूरा राजनीतिक लड़ाई बना दिया गया है, जैसे कल से अब तक बयानबाजी आ रही दोनों तरफों से, और चुनाव आयोग भी पूरा इस बयानबाजी में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि एफिडेविट की ज़रूरत नहीं, एफिडेविट चाहिए, दूसरी तरफ वो हर चीज़ का फैक्ट चेक भी कर रहा है कि ये जो कहा ये गलत कहा, ये जो कहा ये गलत कहा। तो राहुल गांधी ने जो बातें की हैं उनका काउंटर भी आ रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने हैंडल से ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। इसका मतलब आप इंडोर्स कर रहे हो उसकी बातों को, आपने उनकी बातों को चेक करने की कोशिश की, फिर आप एफिडेविट क्यों मांग रहे हो? ये इस तरह की बयानबाजी करके, मतलब ये बीजेपी कहे समझ में आता है कि चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत करे राहुल गांधी, अगर इतनी हिम्मत है तो। एक आखिरी मुद्दा और, राहुल गांधी ने कर्नाटक को क्यों चुना? राहुल गांधी ने अपनी सीट को क्यों नहीं चुना जहां से वो चुनाव जीते? प्रियंका गांधी की सीट को क्यों नहीं चुना? राहुल गांधी ने अपनी सीट को क्यों चुना जहां से उनको ये महादेवपुरा का जो एग्जांपल लिया, ये कर्नाटक की सीट ही क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में चुनाव जीते 5-6 सीटों पे, है ना? कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जीती है 12-15 सीटों पे। कांग्रेस पार्टी यूपी पे कितनी सीट जीती है इनके अलावा, प्रियंका के अलावा? 6 सीटें ना। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी ये सीट इन जगहों पे इन्होंने कागज क्यों नहीं इकट्ठे किए? इन जगहों के एग्जाम्पल क्यों लिए गए? सिर्फ महादेवपुरा का एग्जाम्पल क्यों लिया गया? क्या इसलिए तो नहीं कि वहाँ कर्नाटक में अपनी सरकार है, कर्नाटक पर हम पर मुकदमा नहीं हो सकता, वहाँ पे हमारी पुलिस है, वहाँ पे हमारे पास एक शील्ड है चीज़ों को देखने की, वहाँ पे क्रॉस चेक करना उनके लिए आसान है चीज़ें। संजय सर, राहुल गांधी ने कहा बम फोड़ेंगे, कल फोड़ दिया है। आपको क्या लग रहा है उस धमाके का भारतीय राजनीति में क्या बड़ा असर होने वाला है? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर एटॉम बम कल गिरा है तो आप बैठे हुए कैसे हैं? मतलब सीधी सी बात है। पॉलिटिकल बम, पॉलिटिकल तो संसद भी आज चल रहा है, संसद से ले रहे हैं। कमाल कर दिया भाई। आप हम सगुफा कर रहे हैं, एटॉम बम छोड़ा आज संसद भी चल रहा है। बेंगलोर में जहाँ एटॉम बम उन्होंने गिराया वो भी चल ही रहा है। कर्नाटका में अच्छा भला सरकार इतने गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन आज भी आप जो है नहीं राहुल उसी लाइन पे बात कर रहे हैं। कमाल कर दिया।
आरोपी की गंभीरता आपको नहीं, राहुल आपको गांधी जी की समझ नहीं आ रही गंभीरता है। तो इसी से समझ में आ जाती है कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है एक डायनास्ट का, कि मैं देववानी हूँ, मैंने पॉलिटिशियन हूँ और इसलिए मैंने जो कह दिया वो अंडर ओथ ही समझा जाए। इससे बड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या हो सकता है? आप बताइए, मुझे कोई बताए कि एक डायनास्ट का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को आप करें कि हम सीरियसली लें। जो व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल रहा है, आपने डिबेट यहाँ से नहीं शुरू किया, बड़ा लंबा चौड़ा आपने व्याख्यान दिया कि राहुल जी ने ऐसे नहीं, मैंने जानकारी दी। वो जानकारी कल से पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। सादाब आपको इशारा कर रहे हैं कि ना वो करें, पहले सुन लीजिए। पहला चीज़ ये कि मतलब मैं इस चीज़ से हतप्रभ हूँ कि कोई व्यक्ति कैसे ये बोल सकता है। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बड़ा वो विवरण दे दिया और ये धमाका हो गया। भाई अगर कह रहा है तो ओनस आपके ऊपर है ना, कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने ब्लैक एंड वाइट में, कब से कह रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में, तो दे दीजिए ना शपथ पत्र, क्या दिक्कत है? एफिडेविट देने में आपको क्या दिक्कत है? आपने महाराष्ट्र के बारे में बात की, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या उस पर वर्डिक्ट दिया कि ये बेफिजूल की बातें हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यही कहा था ना मेरे ख्याल में। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, अभी मैंने चेक करके नहीं देखा। महाराष्ट्र के बारे में हो गया। हरियाणा में आप ही के लोग अग्रीएबल नहीं हैं, यहाँ चलिए लेकर के आ गए। अब दो तीन बातें हैं। एक तो पहले राहुल गांधी जी को देश की तरफ से धन्यवाद कि वो फाइनली इतना शोर मचाने के बाद मान रहे हैं कि ईवीएम सही है। इतना दिन ईवीएम विलन था, अब मान लिया कि ईवीएम सही है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, ठीक है। पहले चीज़ इसके लिए भी राहुल जी को धन्यवाद। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, भाई मतलब आप यही है, उसका अर्थ निकाल रहे हैं। भाई मतलब ब्रॉडली अब हमारा काम ही यही है, जर्नलिज्म में, मीडिया में आप हैं ही इसीलिए अर्थ निकालने के लिए, समझ गए? तो मैं अपने काम को जस्टिफाई कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि उनका जो है, मान लीजिए कि आप इस पे आ रहे हैं, आप हो गया 2 प्रदेश का, आप चलिए कर्नाटका को आपने चुना, बहुत अच्छा किया आपने कर्नाटका को चुना जहाँ आपकी सरकार है। और आप क्या कह रहे हैं, ये जो माने धमकाने वाली जो भाषा है ना, ये बाहुबली सब करते हैं। आएंगे तो देख लेंगे, जरा घर से बाहर निकलो देख लेंगे, तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ये नेता प्रतिपक्ष जो आदमी जिसका परिवार कहते हैं कि मतलब अभी तक हम राज कर रहे हैं, पढ़ाना से लेकर के छड़ाना, अभी तक आप राज कर रहे हैं, और राज सिर्फ इसी नाम पे अभी भी आप प्रमुख व्यक्ति हैं कि आपका एक सरनेम है। तो ये धमकाने वाली बात छोड़ देनी चाहिए। अगर धमकाना ही है, चलिए सही बात है, इलेक्शन कमीशन का कोई स्टाफ स्टेट में नहीं होता। वो जो वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में आईएएस के उस पे मतलब जो स्टेट उनको दिया जाता है वहाँ के होते हैं। तो उनका बाकी सीआरओआर का सारा काम आज यहाँ है, कल वहाँ ट्रांसफ़र होंगे, वो होता रहता है। इलेक्शन के टाइम में या इलेक्शन से रिलेटेड काम में इलेक्शन कमीशन बहुत सारे लोग को इंगेज करता है। तो जो आरओ है, जो या लोकसभा में डीएम और विधानसभा में एसडीएम, ठीक, और बाकी जो ये आपका जो भी वोटर रोल बनाने की बात है, उसमें कौन लोग इंगेज होते हैं? जो लोग वहाँ के स्कूल टीचर होंगे, जो वहाँ के ब्लॉक के जो मतलब नीचे के कर्मचारी होंगे, वो लोग इंगेज होते हैं। वो लोग तो आज भी आपके कंट्रोल में है भाई। सीतारामैया जी इतने पावरफुल मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके रहते हुए सब कुछ हो गया और पता नहीं चला। भाई वो तो आप ही के स्टाफ है ना, केंद्र ने कोई अलग से थोड़ी भेजा है वहाँ पे। अगर वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ का किया होता तब तो समझ ले वो आपके स्टाफ हैं भाई। तो पिनलाइज करना है तो पूरा स्टेट ही को फिर आप तो हरकम मचा देंगे ना। 1 लाख फर्जी वोट निकाल करके जो भी आ गए, तो भाई एक्शन लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एटॉम बॉम्ब फूटता तो कहीं हलचल होनी चाहिए थी ना, उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम रहो या ना रहो, कहीं भी हो। चलिए, अब बच गया कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, अगर वो सही है, अगर वो सही है और 4 जगह किसी के नाम आ रहे हैं, तो इससे बड़ा, राहुल गांधी से बड़ा कोई एडवोकेट एसआईआर का नहीं हो सकता। या राहुल गांधी सबसे बड़े एसआईआर के एडवोकेट होने चाहिए। पार्लियामेंट का काम ठप करके रखे हैं पिछले 15 दिन से, है ना, एसआईआर पे। बिहार में आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो एसआईआर तो टाइमिंग का विरोध है, मुख्य विरोध टाइमिंग का है। ये थोड़े ना कोई कह रहा है कि फर्जी मतदाता ये वहाँ आप पे कह रहे हैं ना,
ये आप टाइमिंग का सिर्फ टाइमिंग की ही बात भाई तो, राहुल मेन जी विरोध तो से टाइमिंग को राहुल जी लेके से है ना। पूछिए ना भाई, ममता बनर्जी को क्या लेना देना है कि टाइमिंग का विरोध कर रही है, बिहार में हो रहा है तो बिहार में उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। तो ये जिसको भी मोदी सरकार से प्रॉब्लम हो उसको इसी से प्रॉब्लम है। रुक टाइमिंग जाइए, का विरोध तो आपने भी किया था कि इतनी जल्दीबाजी में होगा टाइमिंग का नहीं। किया था। मैं अभी कह रहा हूँ कि एसआईआर पे मैं कह रहा हूँ, एसआईआर का तो सब उनको कहना चाहिए कि देश भर में एसआईआर करवाओ। आपने कहा था ना प्रैक्टिकली जो हो रहा है बिहार में वो संभव सर, नहीं है। हाँ, मैंने उस समय कहा था कि टाइमिंग के कारण ये इशू है, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ कि राहुल जी जो कह रहे हैं, इस समय में राहुल जी को खड़े होकर कहना चाहिए कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए और काफ़ी इंटेंसिव होना चाहिए। आपने इतने सारे डुप्लीकेट उसके बात कह दिए, लेकिन तेजस्वी यादव का नहीं कहा कि उनके पास भी 2 वो कार्ड है, 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक कार्ड जो उनका वैलिड नहीं है उसको लेकर के वो घूमते हैं। तो आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप कहिए ना कि एसआईआर होना चाहिए देश भर में, क्या प्रॉब्लम है आपको? उनको इसका सबसे बड़ा प्रचंड एडवोकेट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, राहुल जी कहते हैं कि वो आज जो कह रहे हैं, 1 मिनट में कह लूँ, आज जो राहुल जी कह रहे हैं उनका मैंने देखा क्लिप कि जिस पे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट गायब कर दिया रातों रात सबका। सारे चैनल दिखा रहे हैं खोल खोल करके वोटर लिस्ट, लाइव दिखा रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे, ये स्टेट टाइप करिए, ये इलाका टाइप करिए, वोटर लिस्ट सामने आ रहा है। तो ये जो भ्रांति आप फैलाते रहते हैं ना, इसको स्टॉप करिए, इसको स्टॉप करिए और ये अहंकार से बाहर निकलिए कि मैं राजनेता हूँ, मैंने जो बोल दिया वो ओथ पे समझा जाए। नहीं, बस एक सवाल संजय सर, आपने सारी बातें की, आपको वोटर लिस्ट पे कोई पहली बार आरोप नहीं लग रहा है? बहुत समय से आरोप लगता रहा है कि हमारा वोट काट दिया या हमारे लोगों का वोट काट दिया। वोटर लिस्ट पे सवाल हमेशा रहे हैं। आपको लग रहा है, जो ठीक है आप कह रहे हैं कि राहुल के बहाने आप कह रहे हैं कि राहुल एसआईआर की वकालत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वोटर लिस्ट जो बनता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो फुल प्रूफ होता है, उसमें गलतियां नहीं होती? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई कि वो स्टाफ इलेक्शन कमीशन का स्टाफ नहीं होता। इलेक्शन कमीशन उस समय उस पर्पस के लिए उसको ये करता है। तो इलेक्शन कमीशन अगर डाउन द लाइन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑर्डर दे रहे हैं, ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि सारे वोटर बदल दो, तो डाउन द लाइन कोई जाकर के, मतलब वहाँ हजारों हजार लाखों के नंबर के कर्मचारी लगते हैं ना, कोई आपको नहीं बताया। आपके स्टेट में इतना सब कुछ हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वो अभी उनको एकदम त्वरित एटम बम गिरा था, धराधर कुछ करते तो समझ में आता है एटम बम गिरा है। ऐसे ही संसद में भूचाल लाए थे, आपको याद ही होगा। मैं बोलूंगा और अर्थक्वेक आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा खत्म हो जाएगा। उनका ट्वीट क्या है, लोकतंत्र पे एटम बम का हमला। अब बताइए। नहीं देखिए, जैसे संजय जी का मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, इन्होंने कहा कि भाई जो राज्य के लोग हैं उन्होंने किया तो सिद्धारमैया साहब को उस पर चेक करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए, ये कह रहे थे ना। देखिए मेरा ये कहना है कि बात देखिए एक राज्य की नहीं है, बात ये है कि एसआईआर तो अभी होगा, अभी कितने साल लगेंगे क्या लगेंगे अभी तो कुछ पता नहीं है। तो देखिए सवाल ये है कि कहीं तो उसका चेक होगा ना भाई। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, सीधी सी लॉजिक ये है कि जो राहुल गांधी के जो आरोप हैं उसको इलेक्शन कमीशन को जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। भाई देखिए राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर मान लिया वो कोई भी, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी क्या, अगर भाजपा का भी कोई सांसद कोई सवाल उठाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कुल में या कुछ भी, तो उसको इलेक्शन कमीशन को जांच करानी चाहिए। देखिए उन्होंने जांच कराई है पहले, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने हर बार मना किया, तमाम लोगों की जाँच भी हुई है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया था, सब किया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन चूंकि ये जो आरोप है 1 लाख से ज़्यादा वोटों का राहुल गांधी हिसाब किताब बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए। देखिए नहीं देखिए, तो पहले नहीं देखिए, एक चीज हम और कहेंगे, जैसे मान लिया राहुल इनवैलिड फोटोज की बात आई ना, कि बहुत से जैसे राहुल गांधी ने जो दिखाया उसमें फोटोज क्लियर नहीं आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे फोटोज हैं। देखिए ये इलेक्शन कमीशन को आप अभी आज आप जो मतदाता पहचान पत्र है आप देखें कि लेके आप जाएं तो वो पहचान में नहीं आता है बहुत से लोगों का। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी टेक्निक तो लाएगी भाई, कम से कम फोटो तो आप क्लियर उस पर रखिए, फोटो तो साफ थोड़ा रखिए। सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरा फोटो वेग है। मेरे बच्चों का जब
वोटर आई कार्ड बना है तो उनकी फोटोज एकदम क्लियर है, नए वाले जो है। नए वाले जो आ रहे हैं, तो इसलिए मैं करेक्ट अच्छा कर दे रहा अच्छा हूँ। नए वो अच्छा अब तो correct कर दे सर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नए वाले आ रहे हैं क्योंकि और जिनका करोड़ों पुरानी लोगों का टेक्नोलॉजी कैमरा वो पुराने थे, बाकी चीज थे उनके आप भी उसको आधार आप उसको से कभी तो ठीक- देखिए, आप सीधा भी- एक उपाय अभी है, तो ठीक कहिए कि करेंगे। आधार से सारे वोटर आईडी कार्ड लिंक कर दो, तो आप आधार आधार टाइप को तो करो, मान ही नहीं रहे हैं। जैसे पैन के साथ आपका होता है कि अब पैन आधार दो आधार को पैन कहाँ- नहीं बना आधार- सकते। मान ही नहीं रहे ना। SIR में काम सवाल है कि जिस समय आधार से लिंकेज की बात आई उस समय भी कांग्रेस विरोध कर रही थी, कांग्रेस तभी विरोध कर रही अच्छा थी। देखिए उसमें- कभी भी उसमें किसी देखिए भी चीज का मेरे- विरोध करना ही है। देखिए ऐसा है ना कि देखिए दो इसमें दो पॉइंट है सर, बस मैं ख़त्म कर दूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि जो वोटर आई कार्ड है ना, देखिए ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको आप राहुल गांधी को भी हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में आप बहुत से लोगों के वोटर आई कार्ड देखेंगे ना, पता ही नहीं चलता है कि इसमें वो फोटो व्यक्ति है कि नहीं है, कौन है, क्या है। तो ऐसा अक्सर होता है, ये मिसयूज़ होता है उसका कि कोई किसी भी दल के लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक पार्टी कर रही हो कि किसी का वोटर आई कार्ड लिया, ले गए और जाके वोट डाल दिया। मुझे लगता है कि इस बारे में बड़ी गंभीरता से इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। दूसरी बात, एक फॉर्म 6 का भी मिसयूज़ की बात आई भाई, जो नए वोटर्स के लिए है। राहुल गांधी ने तो कल दिखाया कि वहाँ बहुत से लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने फॉर्म 6 का यूज़ कर लिया। उसको भी इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए कि भाई फॉर्म 6 जो नए वोटर हैं जिनके लिए यूज़ हो रहा है, भाई कैसे वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति या जो जिसकी एज ज़्यादा है उसने कैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। तीसरी बात यह है कि जैसे डुप्लीकेट वोटर्स हुआ कि एक आदमी कई जगहों पर रजिस्टर्ड। अभी आपने एक आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था, उसमें आदित्य श्रीवास्तव की भी सफाई आई थी, वो हम लोग को बतानी चाहिए। आदित्य श्रीवास्तव ने यह कहा कि पहले वो लखनऊ में रहते थे, फिर वो मुंबई गए, तो उन्होंने वहाँ अपना वोटर लिस्ट में नाम कर लिया, फिर वो बेंगलुरु चले गए, तो इसलिए उनका 3 जगह नाम है। आदित्य श्रीवास्तव का ये कहना है, मैंने एक चैनल पे देखा। लखनऊ में भी वोटर लिस्ट में हैं, मुंबई में भी हैं, बेंगलुरु में भी हैं, वो 3 जगह पे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई राहुल गांधी ने तीनों जगह उनको बताया, वो करेंगे हम जॉब के सिलसिले में गए। तो सवाल ये उठता है कि भाई इलेक्शन कमीशन को भाई जब वो बेंगलुरु के वोटर फाइनली बन गए तो आपको नाम काटना चाहिए ना भाई उसको। अरे सर, यही तो है कि पहले आधार का लिंकेज नहीं था। हाँ। आधार के लिंकेज का भी आप विरोध कर रहे थे। अगर आप सिंपल सा कहें कि SIR का पूरा पर्पस ही यही है, SIR का पर्पस क्या है? इसके लिए आधार की जरूरत है। आधार के हाँ अरे एक मिनट, इतने उतावले मत होइए इसी को टांगने के लिए। मैं ये जो कह रहा हूँ कि भाई इतने उतावले होने की जरूरत है। एक उसको कर लीजिए, अब 2 पैन तो नहीं बनवा सकते। शुरू में एक आधार पे कई लोग बनवा लेते थे, अब नहीं बनवा सकते। तो हर चीज का चेक्स एंड बैलेंस है। एक चीज, एक डिमांड तो लेकर के आइए। प्रियंका जी संसद में कहें, अब मैं कहीं देख रहा था कि राहुल जी कह रहे हैं, पता नहीं वो क्लिप मैंने देखी है कि 10 साल के वो थे या बचपन में थे, तो वो और प्रियंका जी घर में लोई बनाती थी और जाके पोस्टर चिपकाती थी। अब कहाँ पोस्टर चिपकाते थे भाई? उस समय उनके पिताजी, दादी माँ इस देश की प्रधानमंत्री थी, पिताजी हवाई जहाज उड़ा, कहाँ जाके चिपका रहे थे पोस्टर? चलिए ये तो मुझे तो इसीलिए ओथ वाले एक मिनट वो जो बोले वो ओथ है। नहीं, विषय नहीं है, आप विषयांतर कर सकते हैं, हम विषय नहीं देखिए एक बार मैं सिर्फ ये शॉर्ट में कहूंगा, चूंकि सुमित जी बोलिए, अच्छा जल्दी बोलिए। देखिए मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उनको कितना सीरियसली लिया जाए कि ले ही बनाते थे और एक अकबर रोड के बाहर कहीं जाकर कहाँ चिपकाते। चलिए देखिए, राजनेता तो बहुत से दावे करते हैं कि ये करते थे, वो नहीं करते हैं, किसका फैक्ट चेक करेंगे। दूसरी बात देखिए ये है कि जो डुप्लीकेट वोटर वाली बात है, उन्होंने एक विधानसभा में कई हजार वोटर पकड़े राहुल गांधी ने। तो भाई अगर एक विधानसभा में कई हजार वोटर निकल रहे हैं तो एक लोकसभा में तो उनकी संख्या 50,000 से ज्यादा हो सकती है, पूरे देश में तो करोड़ों जा सकती है। एक मिनट लिसन टू मी सर, उस विधानसभा में राहुल जी की जब सरकार यहाँ थी तब से भाजपा जीत रही है, और राहुल जी की सरकार जब यहाँ भी थी, कर्नाटक में भी, तब भी भाजपा ही जीत रही थी। सवाल ये है कि भाई अगर एक विधानसभा में हजारों वोटर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उस जगह पे दूसरी जगह पे भी है, तो पूरे देश में ये करोड़ों हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये होंगे नहीं, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन को देखिए इसको चेक करना चाहिए कि भाई आपकी एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पे कैसे रजिस्टर्ड है, उसको कम से जवाबदेही वोटर की है। हाँ। जवाब ये चुनाव आयोग में जवाबदेही वोटर की है कि जब आप एक जगह के वोटर है और आप शिफ्ट करते किसी नई जगह पे जाकर रजिस्टर करते हैं तो पहली जगह से नाम आपको कटवाना है। अपने देश में यही नियम है, चुनाव आयोग नहीं काटता। नहीं तो वो नंबर अगर आप नहीं काटेंगे, एक नंबर अगर आप नहीं काटेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ। हाँ, तो वही जिन्होंने कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन करा रखा ये है, आपको काटना चाहिए ना। तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो भी लोग हैं
उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, बल्क वोटर्स का हम लोगों ने भी डिस्कशन किया कि भाई जो बल्क वोटर्स हैं उसमें भी चेक होना चाहिए कि भाई एक कमरों में अगर 80 लोग रह रहे हैं, 45 लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए इसको अगर आप लार्जर प्रोस्पेक्टिव में बात करें, आप छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, हम लोग अभी राहुल गांधी पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सवाल ये कि देखिए ये सब जो कमियाँ हैं, जैसे फ़ोटो साफ ना आना, कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन हो जाना, फॉर्म 6 का मिसयूज़ होना, मुझे लगता है कि एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसमें देखिए काम करने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि अगर देश के लोगों का एक अविश्वास इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। आप राहुल गांधी और कांग्रेस को हटा दीजिए, सवाल ये है कि भाई लोगों का एक भरोसा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पर ऊपर। शादाब, ये इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास कौन पैदा कर रहा है, ये भी तो सवाल तो होना चाहिए ना। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देना। इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है। वो बिना जांच कराए खारिज कर दे रहा है। देखिए, इंदिरा गांधी मेरा की बाइट सवाल भी तो चल यही रही है आज की तारीख में, कि बिना जो आज जांच निशिकांत कराए- दुबे जी ने खुद ने बाइट निकाली कि इंदिरा गांधी खुद कहती थी कि 500 सीटें ऐसी हैं जहाँ वो 500 कुछ का बाइट है, कोई निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया इंदिरा गांधी के हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का काम पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, पर चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष नहीं है ये अभी साबित नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं, पर क्या वाकई में बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं? क्योंकि जो एम्पायर है, अगर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आपको किसी तीसरे को एम्पायर बनाना पड़ेगा। अब जब आप ग्राउंड एम्पायर गलती करता है तब आप जाते हैं थर्ड एम्पायर के पास कि भाई एम्पायर ने जो कॉल लिया वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्या कोई तीसरा एम्पायर आएगा इस लड़ाई में? ये कौन तय करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कूदेगा? सुप्रीम कोर्ट कैसे कूदेगा? क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की फैसले के बारे में कामकाज पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस लड़ाई का अंत नहीं होना है। बिल्कुल मैं वही कह लड़ाई रहा हूँ ऐसी कि- चलती रहेगी और चुनाव आयोग के बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि दस्तावेजों का जो- यूज और जो- मिसयूज ऐसे ही जो भी सत्ता में बैठेगा वो करता रहेगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी आपने सवाल उठाया है ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा मामला है इसकी पूरी जांच एकदम होनी आपने चाहिए। कई नहीं, बार सुनिए, ये संजय, कई बार संजय, ये मैं ये point कह रहा हूँ कि किया। इलेक्शन एक कमीशन को पूरी हम भी जांच सही की या बात- गलत नहीं बोल रहे, पूरी बात बिल्कुल जांच की होनी बात चाहिए। आपने कई बार कह दी। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट राहुल जी उठा रहे हैं। अरे देखिए, डिबेट करें एक ही पॉइंट पे क्यों बार बार करें? नहीं नहीं, उनको आप पहले इसी- नई बात बोलिए। वो कह रहे हैं कि कैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? ये कह रहे हैं ना कि राहुल मोदी कैसे बार बार जीत जा रहे हैं, कैसे संभव है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो? मतलब नेहरू जी बार बार जीत सकते हैं, मोदी बार बार जीते हैं, तो सवाल ये उठ जाता है कैसे प्रो इनकम्बेंसी हो सकती है? तो ये सब बड़ी मुश्किल चीज़ है कि आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक नया लॉजिक हर समय लेकर के आ जा रहे हैं। तो मतलब अब कैसे, इसीलिए मैंने जो लोई की बात कही थी या बाकी चीज़ कही थी कि वो थर्ड अंपायर की बात कर रहे थे, हर केस जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये भी जाएगा। आई एम श्योर कोई ना कोई राहुल गांधी अगर शपथ वो जो भी मतलब ऑन ओथ SIR को लेके तो केस चल ही रहा है, उस पर अगस्त में सुनवाई है। SIR को लेकर के केस चल रहा, ऑल द मोर रीजन कि बहुत राहुल गांधी की इस 11 एडवोकेसी या के बाद, कितने अगस्त को मुझे याद नहीं इस आ रहा। एडवोकेसी के बाद SIR के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग केस निर्मित हो गया है कि अगर ये चीज़ें सही हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस, इवन अदरवाइज भी, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं। लेकिन ये थॉट कि कैसे नहीं होगा? अरे आप खुद मददगार हैं मोदी को वहाँ पे बिठाए रखने के लिए। आप जो हरकत कर रहे हैं वो मोदी की इनकम्बेंसी को बढ़ाता जा रहा है, प्रो इनकम्बेंसी को, क्योंकि आप ऑल्टरनेट जो दे रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऐसी बात करते हैं, यू आर एन ऑर्थोपेडिक सर्जन बट यू आर नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन। अब लीजिए बिहार में जा करके अब लोग समझ पगलाए हुए हैं कि मैं क्या हड्डी का डॉक्टर हूँ और फिर मैं हड्डी का डॉक्टर नहीं हूँ। तो ये सब जब आप करते रहेंगे तो कहाँ से आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे? राहुल गांधी को जितना आपने स्टडी किया है ना, मानना बहुत पड़ेगा। क्लोजली स्टडी करता हूँ, क्योंकि वो भाई शायद आप देश मोदी जी को इतना स्टडी नहीं करते मोदी जी हैं। को भी बहुत क्लोजली स्टडी किया है। जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री, देखिए बाकी में फ़र्क क्या होता है और प्रधानमंत्री के पद का जो दावेदार है, क्योंकि वो देश की भाग्य रेखा को नीति निर्धारित करते हैं, तो इसलिए स्टडी करना पड़ता है भाई। सुमित सर, एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2005 फरवरी में चुनाव हुआ बिहार में, उसके बाद हंग हो गए असेंबली, राष्ट्रपति शासन लगा। 7 महीने के बाद फिर से चुनाव हुआ अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उसके KG राव साहब पर्यवेक्षक बनाए गए। तो ये कमर कसी गई चुनाव आयोग की तरफ से कि हमको वोटर लिस्ट जो है उसका शुद्धिकरण करना है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ड्राफ्ट रोल, वोटिंग रोल आ गया था। उन्होंने फिर सॉफ्टवेयर यूज़ किए
डुप्लीकेट वोटर्स को कैसे पकड़े, फ़ोटो मैचिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए। फिर उन्होंने देखा कि एक घर में अगर 15 से ज़्यादा 10-15 से ज़्यादा मतदाता हैं तो उसको जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कि भाई इतने ज़्यादा क्यों है, क्या वजह है। ऐसा ऐसा करके उन्होंने 18 लाख नाम काटे कुल मिला के। 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम हैं, एआई के ज़माने में हैं। क्या एपिक नंबर से पूरे देश भर में एक एपिक नंबर पे 5 जगह रजिस्टर्ड है वो मतदाता? एक एग्जांपल अभी हमने लिया कि वो उनका 5 जगह नाम है, एक ही विधानसभा में 2 पार्ट में नाम है, तो इसका करेक्शन नहीं हो सकता क्या? और एक जो बड़ा सवाल संजय सर ने उठाया है तो वो बड़ा प्रैक्टिकल सवाल भी है कि इलेक्शन कमीशन के पास अपना ऐसा कोई परमानेंट स्टाफ तो होता नहीं है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसमें कुछ लोग हैं और राज्य स्तर पे हैं लोग, बहुत लिमिटेड होते हैं। राज्य स्तर पर तो जो आईएएस होता है वो जाएगा, वो कहीं डीएम होगा, फिर वो कहीं सीईओ भी बन जाएगा। और आप ज़्यादातर टीचर्स को हायर करते हैं, तो एक वो सिस्टम की वजह से भी बहुत सारी, क्योंकि टीचर भी वो पार्ट टाइम उसकी ड्यूटी लगी है, तो प्रैक्टिकली भी बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन ये तो पूरे चुनाव का जो मुद्दा है वो तो देश का जो भविष्य निर्धारण का मुद्दा है। क्या इतने इस तरीके से जैसे वोटर लिस्ट बनते हैं उसमें इतनी त्रुटियां, और हमें पता है वो होंगी, क्योंकि उसको लेके कोई ठोस हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसमें कौन ना कहेगा, हाँ ही है। लेकिन क्या वो बिल्कुल है। गंभीरता कोई दिखा रहा है? नहीं सुनिए ना, आपने शुरू में एक बात कही इतने लंबे वाले सवाल में कि 2005 में जो काम हो गया 2025 में क्यों नहीं हो सकता है। एक लाइन में अगर बोलें तो 5 में इंटेंट था सफाई करने का, 25 में इंटेंट है क्या सफाई करने का? या जिस एआई और जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं उसका यूज़ भी है, उसका मिसयूज़ भी है, तो क्या वो तरीका अपनाया जा रहा है? ये सब चीज़ें जांच का विषय है। मैं वही कह रहा हूँ कि इस मामले में पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच हो। वो जांच कौन करेगा? मेरी चिंता दूसरी है। चुनाव आयोग जो कि जिसको ये काम करना चाहिए, उसी के अगर काम करने पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो हम कहाँ से नया चुनाव आयोग लेकर आएँ? कहाँ से कि हम थर्ड एम्पायर लेकर आएँ? वो काम कौन करेगा? ना राहुल गांधी कर सकते हैं, ना जेपी नड्डा साहब कर सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है, ना अखिलेश करेंगे, ना तो कहाँ से आएगा ये? हम कंबोडिया से लेके आए, वियतनाम से लेके आए, अमेरिका से लेके आए, कौन करेगा इसकी जांच? तो ये तो ईमानदारी हमारे देश में, एक मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, हमारे देश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मतलब जम्मू से लेके और नीचे तक तमिलनाडु तक, किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आपने महिलाओं को देखा है कि आपको फ्लैट लेना है, प्लॉट बेचना है, प्लॉट खरीदना है, कहीं भी कि महिलाएं इस काम में हैं? नहीं होती हैं, क्योंकि ये काम माना जाता है कि ये दंड फंद का काम है और मर्दों का ही काम है, और मतलब इसमें महिलाओं की जगह नहीं है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, अमेरिका में महिलाएं रियलिटी एजेंट्स हैं और पुरुषों से बेहतर करती हैं आउटपुट के मामले में। क्यों? क्योंकि वहाँ ईमानदारी है सिस्टम में, क्योंकि पता है कि प्लॉट का साइज़ ये है तो इतने में बिकेगा ये। ऐसी चीज़ हमारे देश में इंटेंट क्या है? जो आदमी, नियम कानून तो बहुत है हमारे देश में, इंटेंट नहीं है, काम करने का, अच्छा काम करने की नीयत नहीं है। हम नियम एक बनाते हैं, उसका तोड़ने के 50 रास्ते ढूंढ लेते हैं साथ साथ। तो चुनाव आयोग पर जितनी भी हम लोगों ने चर्चा की इस पूरे मुद्दे पर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच कौन करेगा, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। नहीं तो आपकी बातों से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे इसमें कुछ सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट किनसे जांच कराएगा? सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी जाएंगे। मॉनिटरिंग में तो जांच सुप्रीम कोर्ट जांचें थोड़ी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में फिर वही अधिकारी, फिर वही टीचर, फिर वही आदमी, फिर वही सिस्टम, फिर वही वो, कैसे चेक होगा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, पर ऐसा सिस्टम क्या हम इवॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम बाकायदा ईमानदारी से वोटर लिस्ट बना सकें? ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनना चाहिए? जब 2005 में काम हो सकता है तो 25 में तो बिल्कुल हो सकता है। फेस रिकग्निशन के ज़रिए और तमाम जो आप सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, अगर ये मार्केट में उपलब्ध है, मेरी तो बहुत सीमित जानकारी है कंप्यूटर के मामले में, तो क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और कराना चाहिए। यही सवाल आपसे है कि भाई अब तो एआई का ज़माना है, अगर मल्टीपल जगह एक ही एपिक नंबर से अलग अलग जगह रजिस्टर्ड हैं, तो वो तकनीकी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं यूज़ कर रहा है उसको करेक्शन के लिए? आप जो कह रहे हैं वो सर्टेनली इलेक्शन कमीशन के लिए सजेशन फॉर एक्शन है। तो ये इस तरह की बात मेरे ख्याल में आप जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया अभी बिहार में चल रही है, इसके बाद का एसआईआर का प्रक्रिया होगा, तो आपकी आवाज़ जो भी माने आपकी सोच है या जहाँ से भी आई है वो सही बात है, वो प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए।
इसमें जैसा सुमित ने कहा कि इन सब चीज़ों में हाँ के सिवाय और कोई मतलब जवाब ही नहीं है ना। और वो जो सवाल उन्होंने उठाया है और कि क्या और साथ में जिस समय दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ कि साथ में मोदी सरकार इस चीज़ की बहुत एडवोकेसी करती है, डिजिटल की, ट्रांसपेरेंसी की, इन सारे मोदी खुद भी एआई का जो पॉजिटिव पक्ष है उसके 1000 पक्ष हैं, ये पक्ष की बहुत सारी वो वकालत करते हैं। तो आई एम श्योर ये चीज़ जो है वो एक वो इलेक्शन कमीशन चाहे तो ऑल पार्टीज़ के साथ बैठ करके ये बात करे, सरकार के साथ विषयों पे इलेक्शन कमीशन का श्योरली मंथन होता है। और मेरे ख्याल में इस पे कोई समूल चर्चा हो करके आप ये जो बात करें कि 2 जगह वोटर आईडी 4 फर्जी जो लोग हैं मर गए, कोई ये भी प्रोसेस उसके साथ हो जाए कि जैसे हर डेथ का आजकल बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है, राइट। तो हर क्रिमेशन के बाद वो होता है, तो नगर निगम के साथ भी उनका किसी तरह का वो कनेक्शन हो जाए कि अगर किसी का वहाँ पे आधार कार्ड रजिस्टर होता है तो उसके साथ ही वो आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन के उसके साथ भी अटैच हो जाए, इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेस कर पाए कि दिस पर्सन इज डिसीज्ड, तो उसको फिर वो उनके पास जब भी वो इलेक्टोरल रोल रिवाइज कर रहा हूँ वो लिस्ट आ जाए, वो फिर वहाँ से डिलीट कर दें। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं जो पॉजिटिव वो डायरेक्शन में लेकर के जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को कौन कह सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। एक सवाल जो सुमित सर ने उठाया बहुत गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि अंपायर पे ही सवाल उठ गया है, तो जांच कौन करेगा? क्या किसी तीसरे अंपायर की ज़रूरत है? नहीं, तीसरा अंपायर कहाँ से लाएंगे आप? मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मॉनिटरिंग कोर्ट कर रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ में जो ऐसी मॉनिटर्ड, प्रॉब्लम क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जब आपके पक्ष में आता है तो आप कहते हैं हाँ, चाहे जो भी पक्ष हो, और जब आपके उल्टा आता है तो आप एकदम से तमाम तरह के वो कहानी का। अभी तो राहुल जी के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट का आया था, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्डिक्ट भी दिया, क्या होगा? या आप वो देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब था, जो एसआईटी गुजरात दंगों के लिए बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर एसआईटी ने काफ़ी काम किया। कार्तिकेयन साहब का बहुत सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके बाद भी जब फैसला आ गया तब भी कहाँ अपनी मर्जी से आप कोई बयानबाजी तो चलती रही। 2014 के बाद वो शांत हुआ, अब कई जगह अभी भी प्रस्फुटित होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अंत में वो मसला तो जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट, ये राहुल गांधी ने जो उठाया है, चाहे जिस तरफ से जाए, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कैसे जाए, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गंभीर मसला है। लेकिन राहुल जी ने जिस तरह से किया ना, है ना, और मैं लोई वाली बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो उसी चीज़ को आज ही लेकर के आए मिलाते हुए कि पोस्टर छापते थे, बच्चा में लोई बनाते थे, जैसे हम लोग मांझा बनाते थे, लोई बनाते थे मांझा के लिए, या सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा में वो तिकोना वो काटते थे कि पैसे उसे 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके लोई बनाते थे, रस्सी खरीद के ले आए और तिकोना वो काटे, लाल हरे पीले वो गत्ते वाले कागज, और बड़े शान से लटकाते थे। चूँकि वो पॉलिटिकल फैमिली के थे, उनकी सेंसिटिविटी काफ़ी अराउज्ड थी, तो जा करके मतलब जहाँ भी कहाँ लगाते थे ये भी बताते तो अच्छा होता। नहीं, मैं सुनिए, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। शादाब जी, आप सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा, बस ख़त्म कर रहे हैं। आपने बहुत सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर भी उठाए आपने राहुल गांधी के बहाने, लेकिन इन्होंने जो एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई 2023 में तो कांग्रेस की सरकार आ गई थी, 24 का चुनाव तो वहाँ पर सिद्धारमैया साहब और कांग्रेस की सरकार की मशीनरी के अंदर हुआ, तो उनकी नाक के नीचे फर्जीवाड़ा हो गया और सरकार को पता नहीं चला। देखिए वही ये अधिकारी कौन से काम कर रहे थे? वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी हैं। अगर इतना बड़ा खेल हो गया तो राज्य सरकार क्या कर रही थी? देखिए वही तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वही तो बात है, वही तो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। राज्य सरकार क्या, ऐसा थोड़ी है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट क्या राज्य सरकार ही कंट्रोल करती है क्या? अगर उनको किसी को कुछ करना होगा तो वो कर देगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कहिए कि भाई हमारी सरकार है तो सारे राज्य सरकार के कर्मचारी हमारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन देखिए जैसा सुमित जी ने कहा, वही मैं भी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कैसे चल देगा? वही तो बात हो रही कि भाई जांच होनी चाहिए, वही तो बात हो रही ना, बात वही तो हो रही है सर कि उसकी जांच होनी चाहिए, वही तो हो रही। देखिए एक अखिलेश यादव का बयान भी मैं अभी आज मैं उनका बयान सुन रहा था, उसको आप लोग खत्म करें उससे पहले उसको भी समझिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, एक उन्होंने आरोप लगाया सीट को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमको वो दीजिए, हल्फनामा दे दीजिए, जैसे वो राहुल गांधी से मांग रहे हैं। 18,000 वोट काटे गए थे, उन्होंने नाम के साथ हल्फनामा दे दिया, और आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि उस पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन अखिलेश यादव का ही जवाब देते।
मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए जो ये जो बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े राजनीतिक दल जो सवाल हमें उठा रहे इलेक्शन हैं, कमीशन का भी पक्ष तो सुनना फिर- होगा। हाँ, अभी तो अब आपने सिर्फ उनका- एक पक्ष की नहीं, बात मैं की। वही कह रहा हूँ। देखिए उनका हम तो ये जवाब कह रहे हैं भी कि मैं इलेक्शन कमीशन जवाब दे। हम देखिए हम कौन होते हैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाने वाले? हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप हम लोग एक पत्रकार होने के नाते कि भाई इस पे फेयर इंक्वायरी हो, या जो भी अपोजिशन के लीडर हैं उनका जो सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए। मोटे तौर पे ये है। ठीक है। मैं बस एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूँगा। इन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया, उससे मुझे एक चीज़ याद आ गई। इस पूरी बहस के दौरान इनफैक्ट जब से राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्टोरल रोल्स को लेके, एक जो चीज़ मुझे राजनीतिक तौर पर समझ में आई, कल शाम को जब उनके घर पे भोज हुआ और वहाँ राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं को प्रेजेंटेशन ये सब दिया जो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, उसमें वो तस्वीरें बड़ी इंगेजिंग लग रही हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं, नीचे अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सूले, तेजस्वी यादव, TR बालू, लेफ्ट के नेता आदित्य ठाकरे, ये सब बैठे हुए हैं। तो लग रहा है कि जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा होता था कि वो इंडिया ब्लॉक के अंदर ही एक्सेप्टेबल नेता नहीं है, वो कम से कम उन तस्वीरों में लग रहा है कि अब जो इंडिया ब्लॉक के बाकी जो नेता हैं, वो जो सोनिया गांधी को अपना नेता ज़्यादा मानते थे बजाय राहुल गांधी के, वो शायद अब राहुल गांधी को सीरियसली लेने लगेंगे। मैं केवल इनकी भावनाओं से मतलब सहमत हूँ, आगे कुछ नहीं कहूँगा। ये सही बात कह रहे हैं कि कल उनका इस एटॉम बम वहाँ फूटा, चाहे जो भी हुआ, उनका नेतृत्व इंडिया ब्लॉक में वो दिख रहा है कि सभी बेचारे कुर्सी लगा करके लॉन पे बैठे हुए हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। बेचारे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बैठे हैं। नहीं, बेचारे शब्द शायद गलती से निकल गया, क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की चर्चा में इतना ही, क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। चुनाव आयोग जो पूरे चुनाव का संचालन करता है, जब प्रमुख विपक्षी पार्टी और प्रमुख विपक्षी गठबंधन ही उस पर सवाल उठाने लगे, तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय। उम्मीद है चुनाव आयोग इन सारे आरोपों पर एक मुकम्मल संतोषजनक सफाई देगा, और जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।